नमस्कार दोस्तों, मैं दानू सर आपका हमारे अतिथि परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये संविधान का 7वां वीडियो रहेगा, जो हमारा रहेगा अनुच्छेद 20, 21, 21A एवं 22 के ऊपर। ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर ही समाहित हैं। अनुच्छेद 19 जो है उसे हम पहले कवर कर चुके हैं। पहले मैं आपको इनके बारे में एक फैक्चुअल नॉलेज बता दूं कि ये जो अधिकार हैं यह व्यक्तियों को प्राप्त हैं, अर्थात यह भारत के अलावा भारत के वासियों के अलावा विदेशियों को भी प्राप्त हैं। अनुच्छेद जो हमारा 20 है वह बोलता है अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। आर्टिकल 21 बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 21A बोलता है हमारा शिक्षा का अधिकार और आर्टिकल 22 बोलता है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण से अधिकार। एक चीज यहां पर मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल 21A को आधार रखकर ही हमारा राइट टू एजुकेशन जो हमारा अधिनियम है, शिक्षा का अधिकार, वह पारित किया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में यह लिख के बताना है कि यह कब पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, मैं जब इस टॉपिक पे पहुंचूंगा तो मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। तो हम प्रारंभ करते हैं आज हमारा वीडियो अनुच्छेद 20 को लेकर। अनुच्छेद 20 जो हमारा अनुच्छेद 20 है, इसके अंदर 3 चीज़ों का समावेशन किया गया है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा हमारा अनुच्छेद 20 के अंदर जो पॉइंट है वह बोलता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। विधियों से संरक्षण, इसके बारे में डिटेल में भी आपको बताऊंगा। अगला हमारा बोलता है दोहरे दंड से संरक्षण। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है, ये जो दोहरे दंड से संरक्षण, ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वह बोलता है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। संसन मतलब स्वयं के विरुद्ध हमें क्या है, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह मैंने संवैधानिक भाषा के अनुरूप लिखा है। इन्हें मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। अनुच्छेद 20 पहला पॉइंट क्या कहा, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। इसके अंदर हमारे 2 पॉइंट्स आते हैं जिन्हें मैं आपको समझाऊंगा। हमारा जो पहला पॉइंट आता है वह यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को दंड तभी दिया जाएगा जब उसने विधि का उल्लंघन किया हो। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने हमारी जो दंड संहिता है, हमारी जो विधि है, हमारे जो नियम है, उनका उल्लंघन किया हो तभी आप उसे दंड दे सकते हैं, अन्यथा आप उसे दंडित नहीं करेंगे। आपको यह चीज एक याद रखनी है कि जो अनुच्छेद 20 है यह मुख्यतः उन व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। किन्हें? उन व्यक्तियों को, ठीक है, नागरिक नहीं कहा मैंने, उन व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है जिन पर अपराध के लिए अभियोग चलाया गया हो। या मैं फिर कहना चाहूँगा थोड़े सा, जिन व्यक्तियों पर अपराध के लिए अभियोग चलाया गया है उन्हें अनुच्छेद 20 के भीतर संरक्षण प्राप्त है। किन्हें? जिन्हें या जिन पर किसी अपराध के लिए अभियोग चलाया गया है उन्हें क्या है, अनुच्छेद 20 के भीतर यह संरक्षण प्राप्त है। तो हमने पहला पॉइंट क्या देखा कि विधि के उल्लंघन पर ही उन्हें दंड दिया जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है वह हमारा आता है कार्योत्तर विधि से संरक्षण। कार्योत्तर विधि का मतलब, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो कार्य धन उत्तर, मतलब कार्य होने के बाद
अब मैं इसे आसान भाषा में समझाऊंगा आपको कि यदि किसी व्यक्ति ने आज के दिनांक में कोई क्राइम किया है तो उसे सज़ा वही मिलेगी जो आज के नियम कानून के अनुसार है। उसे सज़ा आगे जो नया कानून बनेगा या भविष्य में कोई और नया कानून बनता है तो उसके अकॉर्डिंग उसे सज़ा नहीं दी जाएगी। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। हमने अभी देखा कि कुछ दिन पहले ही मोदी गवर्नमेंट ने और हमारी शिवराज सिंह चौहान सरकार ने एक नया नियम बनाया था कि जो भी नाबालिग जो हमारी बालिकाएं रहती हैं उनसे यदि कोई दुष्कर्म करता है तो उसे मृत्यु दंड की सज़ा दी जाएगी। अब आपको यह समझना है कि यदि किसी ने 2015 में यह कृत्य किया तो यदि उस समय पर इसकी सज़ा उम्र कैद थी तो उसे उम्र कैद की ही सज़ा होगी। लेकिन वर्तमान दिनांक की बात करूं 2020 में यदि कोई वही कृत्य करता है, कौन सा कृत्य जो इस व्यक्ति ने 2015 में किया था, तो इसे क्या सज़ा होगी? इसे होगी मृत्यु दंड की सज़ा। आपने समझा कि जो व्यक्ति जब जो क्राइम करेगा उस समय पर जो भी हमारा नियम कानून रहेगा उसे सज़ा केवल उसी के तहत दी जा सकती है। बाद में अगर कार्योत्तर विधि के तहत कोई कानून बना है तो उसे आप बाद में बनी विधि के अनुरूप सज़ा नहीं देंगे। यह संरक्षण प्रदान करता है हमारा अनुच्छेद 20 के भीतर पहला पॉइंट। अब हमने अनुच्छेद 2 की अगर हम बात करें, 20(2) की बात करें तो यह कहता है दोहरे दंड से संरक्षण। इसका आपको सामान्य सा एक यह अर्थ समझना है कि किसी भी व्यक्ति को एक सजा के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। जब भी मैं अनुच्छेद 20(2) के भीतर दोहरे दंड का प्रावधान को बताता हूं तो मैं सबसे महत्वपूर्ण जो एक है जिनके बारे में सभी परिचित हैं, मैं उस केस को सामने रखता हूं। 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या हुई तो वहां का जो सेशन कोर्ट था उसने क्या किया, जो अधीनस्थ न्यायालय रहते हैं उनने दोषियों को मृत्यु दंड की सजा दी। अब दोषियों को उनने जब मृत्यु दंड की सजा दी तो उन दोषियों ने उसके खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में अपील दायर की, है ना। अब मद्रास हाई कोर्ट ने 1998 तक जब हाई कोर्ट ने इसका फैसला किया तो इन्होंने क्या किया, उनकी जो मृत्यु की सज़ा थी, फांसी की सज़ा थी, उसे बरकरार रखा। इसके खिलाफ इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 1998 में इन्होंने कहाँ अपील की, सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया 2004 में। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में फैसला सुनाया और 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इनकी फांसी की सज़ा बरकरार रहेगी। अब 2004 में इन्होंने आवेदन किया राष्ट्रपति के पास। हम सब जानते हैं कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। अब आप यह देखिएगा कि यह केस कब से चल रहा है, 1991 से चल रहा है। इन्होंने जब राष्ट्रपति के सामने 2004 में अपनी दया याचिका रखी तो राष्ट्रपति जी ने 2011 राष्ट्रपति जी ने कब, 2011 में यह बोला कि नहीं, हम आपको क्षमा दान की शक्ति नहीं दे सकते हैं और आपको मृत्यु दंड या फांसी की सजा आपकी बरकरार रखी जाएगी। तो जो इनके वकील थे, जो ये याचिका करता थे हमारे, उनके वकील ने यह आधार लगाया मद्रास हाई कोर्ट में कि अगर जो उम्र कैद की सज़ा होती है वह 14 वर्ष होती है और लगभग 20-21 साल से हमारे जो मुजरिम हैं या हमारे जो क्लाइंट हैं वह सज़ा काट ही रहे हैं, तो यह हुआ दोहरे दंड।
कि आप उन्हें दोहरा दंड दे रहे हैं। आपने उन्हें वहां से लेकर यहां तक तो सजा में रखा ही रखा और अब आप उन्हें फांसी की सजा दे रहे हैं। तो जो उनकी मानसिक स्थिति रही या उनको जो प्रताड़ना झेलनी पड़ी उसका क्या? ठीक है, तो यहां पर जो उनका मेन फोकस था कि 2004 से लेके 2011 तक का जो ये 7 साल का समय था, यह केवल राष्ट्रपति जी के द्वारा हाँ या ना करने में क्यों लगाया गया? तो इस फैसले के आधार पर या अनुच्छेद 20(2) के आधार पर मद्रास हाई कोर्ट को उन्हें बरी करना पड़ा। तो आपने यहां पर यह समझा कि यह प्रवृत्ति क्या थी कि दोहरे दंड से संरक्षण की प्रवृत्ति थी। और इसका मैं एक सिंपल सा आपको उदाहरण बताता हूं। जो मैं उदाहरण बता रहा हूं वह पूरे काल्पनिक तरीके से, किंतु शायद आपको इसे समझने में आसानी हो। आप ये समझिए कि आपने किसी एक व्यक्ति की हत्या कर दी, या हुआ क्या कि आपने इनकी हत्या की, आपने इन्हें गोली मारा, डंडे से मारा और ये मर गए, जो पूरे एक साजिश के तहत था। अब इनने किसी भी तरीके से इनकी मृत्यु हुई, आपको सजा हुई 14 साल की। आपको 14 साल की सजा हुई। आप जब 14 साल की सजा काट के आते हैं तो आप क्या देखते हैं कि यह व्यक्ति जो है वो तो बाहर घूम रहा है। ये व्यक्ति जो है वो तो बाहर घूम रहा है। अब इस पे अपन नहीं जाएं कि कैसे, मे बी उसने कुछ डॉक्टर से या कुछ भी तरीके से करके आपको फंसाने के लिए उसने पूरी भूमिका बनाई हो। अब आपने देखा कि यह व्यक्ति बाहर घूम रहा है, तो यदि आप इसे दोबारा गोली मारते हैं या इसकी हत्या कर देते हैं तो आपको सजा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक ही दंड के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ दोहरे दंड से संरक्षण का प्रावधान। इसमें आपको एक चीज और ये जरूर याद रखना है, जो मैं आपको समझाने के लिए ही बोल रहा हूं, यह कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी ये चीज, कि दोहरे दंड का मतलब ये है कि यदि एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति को कुछ हानि या कुछ नुकसान पहुंचाया और उसके लिए उसने एक बार सजा काट ली, किंतु यदि इसने अभी जो दोषी ठहराया था उसे वह केवल मारपीट के केस में दोषी ठहराया था, अब यदि वह उसे गाली गलौज, मानहानि या किसी और केस में इसके खिलाफ केस करता है तो यह दोहरा दंड नहीं होगा। दोहरे दंड का मतलब क्या होता है? एक ही सजा या एक ही कृत्य जिसके लिए सजा दी जा चुकी है उसके लिए दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। यह कहता है हमारा अनुच्छेद 20 का दूसरा भाग। अनुच्छेद 20 का तीसरा भाग बहुत ही आसान है। आत्माभिशंसन या फिर किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसी के आधार पर जो हमारे नार्को टेस्ट होते हैं या और कई प्रकार के टेस्ट होते हैं उनको पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया। किंतु मैंने क्या कहा था कि राज्य क्या कर सकता है? युक्ति युक्त निर्बंध लगा सकता है। इसका तात्पर्य यह जरूरी नहीं कि नार्को टेस्ट हो गए या और इस प्रकार के टेस्ट जो सत्य को बताते हैं वह पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। यदि देशद्रोह हो गया, किसी महिला के विरुद्ध जघन्य अपराध हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई अपराध किसी हमारे देश के व्यक्ति ने किया, तो यहाँ पर उसके लिए ये सब नियम लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि हर अनुच्छेद में युक्ति युक्त निर्बंध जो है वो हमारा राज्य लगा सकता है। अब हम देखेंगे हमारा अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 21, जो बहुत ही विस्तृत और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो जैसे हमने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में देखा था कि जो
वाक की स्वतंत्रता है उसका अर्थ हुआ बोलना, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ हमने बहुत ही विस्तृत तरीके से लिया था। वैसे ही यहाँ पर प्राण का अर्थ तो केवल हो गया व्यक्ति के जीवन या मरण से, किंतु दैहिक स्वतंत्रता के भीतर बहुत सी चीजें समाहित होती हैं, जो वह हर स्वतंत्रता जो व्यक्ति का जो पूरा डेवलपमेंट करने में सहायता करती है वो आएगी दैहिक स्वतंत्रता या व्यक्ति की गरिमा से संबंधित। अब आप इससे अनुमान लगाइए कि आपको स्वच्छ पर्यावरण, सोने की स्वतंत्रता या नींद की स्वतंत्रता, ठीक है, एकांतता की स्वतंत्रता, स्वच्छ वायु की स्वतंत्रता, अस्पताल में समय से इलाज होने की स्वतंत्रता, यह पूरी स्वतंत्रताएं दैहिक स्वतंत्रता के अंदर समाहित होती हैं। यदि आपको शुद्ध जल नहीं मिल रहा, आपको रहने के लिए आवास नहीं मिल रहा, आपको शुद्ध वायु नहीं मिल रही, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में यह अर्जी लगा सकते हैं कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। यदि आपके घर में नगर पालिका के द्वारा शुद्ध पीने का पानी आपको उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है, यहाँ तक कि यदि आपके घर के बाहर के नाली की सफाई नहीं हो रही है, तो भी आप अपने मौलिक अधिकार के हनन हेतु आप हमारे उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, इन अनुच्छेदों को मेरा विस्तृत तरीके से बनाने का उद्देश्य केवल यही है दोस्तों कि एक एक अनुच्छेद के भीतर वो अनेक स्वतंत्रताएं शामिल हैं जो हमें पता नहीं रहती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्राण की। तो हमने ये देखा यहाँ पर कि जो हम फांसी वगैरह व्यक्तियों को देते हैं या जो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय हमारी फांसी की सज़ा देते हैं, तो वह तो इसका हनन हुआ, तो वह चीज़ें इसके भीतर नहीं आएंगी। यहाँ पर एक बात कही गई है कि राज्य जो है वह केवल विधि के उल्लंघन पर एवं केवल उन आधारों पर ही मृत्युदंड दे सकता है जिसका हमारे कानून में लिखित वर्णन प्राप्त है। ठीक है, मतलब आप किसी व्यक्ति को फांसी की सजा तभी देंगे जब उसने कोई ऐसा जघन्य अपराध किया है जिसके लिए फांसी की सजा का हम जो प्रावधान है वह हमारे कानून में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारे अनुच्छेद 21 की पहली चीज हुई। इसमें आपको कुछ वाद हैं वो याद रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें एकांतता के अधिकार की। तो एकांतता का अधिकार जो है, मतलब आपको एकांत रहने का अधिकार जो है वह किसके तहत दिया है? आर्टिकल 21 के तहत दिया गया है। किसी भी व्यक्ति का फोन टैप करना भी उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। क्यों? क्योंकि एकांतता का अधिकार क्या है, हमें हमारे संविधान ने दिया। इसमें अगर मैं आपको वाद बताऊं तो महाराष्ट्र बनाम मधुकर, ये महाराष्ट्र बनाम मधुकर एक केस था, उसमें इन्होंने बेसिकली एकांतता के अधिकार को दिया। यदि कोई वयस्क बालक और बालिका हैं, वह अंतर जातीय विवाह भी करना चाहते हैं, तो वह भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के भीतर आता है। इसके लिए लता सिंह बनाम जो यूपी राज्य है वह बहुत ही फेमस वाद था, केवल इसके लिए ही। क्यों? वहाँ पर माननीय न्यायालय ने यह कहा था कि यदि बालक और बालिका वयस्क हैं तो वह अंतर जातीय विवाह कर सकते हैं। ठीक है, इसके भीतर आपको जो सबसे मेन वाद याद रखना है वह है मेनका गांधी वाद। उसमें विदेश जाने का अधिकार, कौन सा? विदेश जाने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंदर समाहित किया गया है। और हमारे एक माननीय पर्यावरणविद है MC मेहता, आप अगर गूगल में डालेंगे तो आपको 25 से 30 वाद दिखेंगे केवल MC मेहता जी के, पूरे पर्यावरण से संबंधित। शुद्ध वायु, शुद्ध जल, ये सब अधिकार हमें MC मेहता के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है। और आपने सुना होगा कि 2017 में जो BS3 वाहन थे उनको बंद करके BS4 वाहन लॉन्च किए गए थे, वह भी MC मेहता के ही द्वारा किया गया था। तो जितने भी पर्यावरण से संबंधित मुख्यतः वाद हैं वह किसके हैं?
MC मेहतावाद के भीतर हमें दिए गए हैं। ठीक है, हमारे निजता का अधिकार, जो हमारी प्राइवेसी का अधिकार है, वह अधिकार भी किसमें, आर्टिकल 21 के भीतर आता है। तो मैंने आपको संभवतः पिछले कुछ मिनट में 15 से 20 ऐसे अधिकार बता दिए जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के भीतर आपको मिले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण यहाँ पर चीज आती है कि जब हमें जीने का अधिकार है तो क्या हमें मरने का अधिकार भी दिया है संविधान ने? तो आपको ये याद रखना है कि जो मरने का अधिकार है वह हमारे संविधान में नहीं दिया हुआ है। जब मैंने आपको अनुच्छेद 12 के अंदर चीज़ें बताई थी, राज्य की परिभाषा, और 13 में मैंने आपको कुछ नियम बताए थे, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि हमारे जो भारत है वहाँ पर आप अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकते हैं जैसे अमेरिका के संविधान में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मरने का अधिकार नहीं दिया गया। मेरी जो पुरानी क्लासेस थी उसमें मैंने बताया था ये कि आत्महत्या एक ऐसा कृत्य है कि यदि आप उसमें सफल हो गए तो कोई बात ही नहीं, किंतु यदि आप असफल हुए तो राज्य आपको सजा देने का पूरा हकदार है। कि यदि आप आत्महत्या करने में असफल हुए और आपकी जान बच गई तो राज्य आपको इस आधार पर दंड दे सकता है कि आपने आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया है। ठीक है, इसके भीतर आपने एक हमारी महिला थी अरुणा शानबाग केस, आपने सुना होगा अरुणा शानबाग केस। 1973 के आसपास की बात है कि एक हॉस्पिटल में उनके वार्ड बॉय ने उनके साथ दुष्कृत्य किया था और तब से लेकर 2015 में चूंकि उनकी डेथ हुई, तब से लेकर वो कोमा में थी। तो 2011 में अरुणा शानबाग जो केस आया उसमें उनकी जो वकील थी उनने यही बात कही कि अरुणा शानबाग जी को आप क्या करिए, इन्हें आप कुछ एक्टिव या पैसिव मृत्यु जो दिया जाता है वो दो तरीके की होती हैं, एक एक्टिव एक पैसिव। ये मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा विस्तृत तरीके से कि आप इन्हें पैसिव मृत्यु दंड दीजिए, अर्थात इन्हें आप कोई डायरेक्ट इंजेक्शन, एक्टिव जो मृत्यु दंड होता है उसमें आप डायरेक्ट कुछ इंजेक्शन या दवाई के देके उसकी हृदय की धड़कन को रोक दी जाती है, किंतु पैसिव में ये होता है कि आप उनके जीवन रक्षक संबंधी जो चीज़ें हैं उन्हें आप धीरे धीरे कम करते जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह मना कर दिया था, उन्हें ये कहा कि हमारे संविधान में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, चूंकि बाद में कुछ चेंजेस हुए, इसके बाद ये रहा कि अगर कोई व्यक्ति वसीयत में ही पहले से लिख के जाता है या उसके रिश्तेदार और उसके परिवार के जो व्यक्ति हैं वह किसी प्रकार का लिखित आवेदन देते हैं तो पैसिव तरीके से मृत्युदंड बहुत ही कम मात्रा में यह अधिकार व्यक्ति को दिया जा सकता है। लेकिन चूंकि अरुणा शानबाग केस में उसकी देख रेख पूरा हॉस्पिटल ही कर रहा था तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें मृत्युदंड देने से मना कर दिया था। ठीक है, तो हमने ये क्या देखा बहुत विस्तृत तरीके से कि अनुच्छेद 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है उसके अंदर बहुत ही चीज़ें समाहित है, बहुत ही ज़्यादा, जो एक व्यक्ति के लिए आवश्यक होती हैं उसका संपूर्ण डेवलपमेंट करने के लिए। अब हमारे 2 अनुच्छेद बचे हैं जिन्हें हम बहुत ही जल्दी से कवर करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊं आपको आर्टिकल 21A, यहाँ पर आपको कैपिटल ए ही लिखना है, स्मॉल ए आप नहीं लिखेंगे। इसके तहत दिया गया है शिक्षा का अधिकार और ये जो अधिकार है वो 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा हमारे मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, जो पुनः एक बार दर्शाता है जो हमने केशवानंद भारती बात पढ़ा था 1973 में कि हमारे मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि इसके तहत क्या किया गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करेगा, मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और इसी प्रकार की जो बातें हैं वो हमारे अनुच्छेद 45 जो हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल्स हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और 51A हमारे मौलिक कर्तव्य में भी ये बातें उल्लेखित हैं। ये बातें पहले से ही 45 और 51A में उल्लेखित थी, किंतु 21A के तहत उन्हें मौलिक अधिकार दिया गया और इसी के आधार पर
इसी के आधार पर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में हमारा पारित हुआ, जो कहता है कि शिक्षा का अधिकार जो है वह एक मौलिक अधिकार है। इससे संबंधित जानने लायक बातें केवल यही थी। अब हम बात करेंगे हमारे अगले अनुच्छेद 22 के बारे में। अनुच्छेद जो हमारा 22 है वह क्या करता है? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, इसके अंदर हमें 3 प्रकार से या 3 पॉइंट हमें पढ़ने रहेंगे। पहला जो हमने 20 किया था वो था अपराधों की दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण। लेकिन यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो गिरफ्तार हो चुका है, वहाँ पर हमने क्या देखा था? जो अपराधी है, जिसको अपराधी हमने सिद्ध किया है, उसके क्या अधिकार थे, उसके बारे में हम बात करते हैं 20 में। और जब उसकी गिरफ्तारी हो गई तो गिरफ्तारी के विरुद्ध उसे क्या संरक्षण प्राप्त है, यह हम बात करेंगे अनुच्छेद 22 में। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहता है वह होता है कारण, कि आपको पर्टिकुलर उस व्यक्ति को जिसको आपने गिरफ्तार किया है उसे आपको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरा होता है 24 घंटे के अंदर आपको उसे न्यायालय में पेश करना होगा। इसमें यह रहता है कि गिरफ्तार करने और थाने से न्यायालय तक की दूरी को छोड़कर 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना है? उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना है और वह अपने रुचि का वकील, वह अपने रुचि का जो है वकील वह कर सकता है। ये उसको 3 प्रकार से स्वतंत्रताएं दी गई हैं अनुच्छेद 22 के भीतर। लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखना है यहाँ, कि जिन व्यक्तियों में जैसे राशुका लगी होती है, जो पहले हमने कुछ पोटा एक्ट हमने पढ़े, जो इस प्रकार के जो देशद्रोह से संबंधित जो कानून रहते हैं, वह इन व्यक्तियों में ये जो पॉइंट है पर्टिकुलरली वो पॉइंट लागू नहीं होगा। उन्हें 3 महीने तक आप क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं, किंतु 3 महीने से ज़्यादा अपने पास रखने के लिए आपको न्यायालय की परमिशन चाहिए पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि जो गिरफ्तारी होती है जिस व्यक्तियों की, उनसे जो संरक्षण प्राप्त होता है वह हमारा आर्टिकल 22 में आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। अब आपको ये याद रखना है कि मैंने अनुच्छेद 19 का एक विस्तृत वीडियो बनाया। ठीक है, अनुच्छेद 21 को मैंने आपको विस्तृत तौर पे समझाया। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य केवल यही था मेरा कि आपको वो अधिकार जो आपको स्वयं प्राप्त हैं, ठीक है, मैं मानता हूं कि जो अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 22 है, ये एक सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है। हाँ, जिन पे अपराध कायम हुआ, बोले कि जैसे मैं हैं, आप हैं, हमारे घर परिवार के लोग हैं, इन सब को अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को बहुत अच्छे से ही जानना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम आगे का जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और उसके पहले शोषण के विरुद्ध अधिकार है, कोशिश करेंगे हम इन दोनों को एक ही वीडियो में अगले आपके सामने कवर करके प्रस्तुत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, और जो भी कमियां हो उन्हें आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।